हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 2016 में इशू किए गए थे। किसके अंतर्गत इशू किए गए थे? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं, 1986, इसके तहत इशू किए गए थे। किसके द्वारा इशू किए गए थे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इशू किए गए थे। ये किस पे लागू होंगे? जो जनरेट करता है, कलेक्ट, रिसीव, स्टोर, ट्रांसपोर्ट, ट्रीट, डिस्पोज, सब पे लागू होंगे। कोई भी हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम्स है, क्लिनिक्स है, डिस्पेंसरी है, वेटनरी इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब पे लागू होंगे। यहाँ तक कि ये आयुष हॉस्पिटल्स पर भी लागू होंगे। कोई हेल्थ कैंप्स है, कोई वैक्सीनेशन कैंप है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, ये सब पे लागू होंगे। आयुष हॉस्पिटल क्या होते हैं? ऐसे हॉस्पिटल जो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी एंड सोवा रिक्पा पे इलाज करते हैं, वो सारे के सारे हॉस्पिटल आयुष हॉस्पिटल कहलाते हैं। क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट? जो अस्पतालों से या किसी भी ब्लड बैंक या क्लिनिक, डिस्पेंसरी से जो भी वेस्ट निकलता है वो इन्फेक्शियस हो सकता है या पोटेंशियल रखता है इन्फेक्शन फैलाने का। तो ऐसे सारे वेस्ट को हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरीज में डालते हैं। जैसे कि डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान या इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स, वैक्सीनेशन वगैरह के टाइम पे भी जो भी कचरा निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो सारा का सारा बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। इन्फेक्शियस, इसमें कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आगे बीमारी फैला सकते हों, वायरस हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोविड के टाइम पे देखा बहुत सारे पीपी किट हैं या फिर जो है मास्क वगैरह हैं, उनको कैसे डिस्पोज करना है, क्योंकि ऐसे खुले में डिस्पोज कर दोगे तो वायरस और स्प्रेड हो सकता है। तो इनको प्रॉपर वेस्ट के मैनेजमेंट की होता है, करना होता है, जो कि मैनेजमेंट रूल्स में दिया गया है कि किस चीज़ को कैसे डिस्पोज करना है। तो उसके लिए हर एक अस्पताल में 4 तरह के डस्टबिन लगाने होते हैं, येलो कलर का, रेड कलर का, वाइट और ब्लू कलर का। तो येलो कलर में हम लोग क्या डालेंगे, उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे डिस्पोज करना है, ये सारा का सारा इसी नियम के अंतर्गत दिया गया है। जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है, सॉइल्ड वेस्ट जैसे कि पट्टी है या फिर रुई है ब्लड से सनी हुई, या फिर कोई एक्सपायर्ड डिस्कार्डेड मेडिसिन है, केमिकल वेस्ट है, क्लिनिकल लैब वेस्ट है, ये सारे के सारे हम लोग येलो कलर के बॉक्स में डालेंगे। अब ये काफ़ी इन्फेक्शियस हो सकते हैं, तो इनको हम लोग इंसिनरेशन या प्लाज्मा पायरोलिसिस के द्वारा ट्रीट करेंगे, या फिर इसको ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में दबा दिया जाएगा। इंसिनरेशन या प्लाज्मा पायरोलिसिस क्या होता है, ये हम लोग पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं डिटेल में, क्लास नंबर 4 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। इंसिनरेशन में हम लोग एक फर्नेस में वेस्ट को बर्न आउट करते हैं, वहीं प्लाज्मा पायरोलिसिस पे हम लोग इतने टेम्परेचर पे इसको बर्न आउट करते हैं, बर्न आउट होने के बजाय सीधे ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये होता है इंसिनरेशन एंड प्लाज्मा पायरोलिसिस। जो रेड कलर का बॉक्स होता है उसमें हम लोग ऐसे चीज़ें डालते हैं जो रिसाइकिल हो सकें, जैसे कोई भी प्लास्टिक का आइटम है, बॉटल्स हैं, इंट्रावेनस ट्यूब्स हैं, यूरिन बैग्स हैं, सिरेंज हैं, निडल को हम लोग इस बॉक्स में डालते हैं, या फिर ग्लव्स हैं। तो ये सारे के सारे रिसाइकिल हो सकते हैं, तो वो सब रेड कलर के बॉक्स में डाले जाते हैं। अब ये कुछ ना कुछ इन्फेक्शियस होंगे, तो रिसाइकिल होने से पहले इसको डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। उसके लिए ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है इसको रिसाइकिल करने के लिए भेज देते हैं। हाइड्रोक्लेविंग, ये सारी की तकनीकें जो हैं ये डिसइंफेक्ट करने के लिए होती हैं। जैसे हाइड्रोक्लेविंग में वाटर का इस्तेमाल करके इसको अच्छे से धोया जाता है, तो ये होती है हाइड्रोक्लेविंग। तो ये सारे के सारे मेथड होते हैं कि कैसे इसको डिसइंफेक्ट करना है, उसके बाद इसको रिसाइकिल कर देना है, क्योंकि डायरेक्टली रिसाइकिल करने से इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। जो वाइट कलर के बॉक्स होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। ये पंक्चर प्रूफ, लीक प्रूफ होते हैं। इसमें हम लोग जैसे शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें निडल देखा था, और यह मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स हैं, इनको हम लोग इस बॉक्स में डालते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको भी स्टेरलाइज करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इनको एक इनकैप्सुलेट करके बरियल कर दिया जाता है, डीप बरियल कर दिया जाता है। ब्लू कलर के जो बॉक्स होते हैं कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं, इसमें ग्लास वगैरह डाले जाते हैं, टूटे ग्लास के मटेरियल्स हैं,
या कोई बॉटल है वो सब डाला जाता है। इसको भी रिसाइकिल कर सकते हैं ग्लास को, तो इसको भी डिसइंफेक्ट करना है इन्हीं मेथड से, और फिर जो है इसको रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। तो ये हैं डिस्पोजल के मेथड। आपने हॉस्पिटल क्या किसी डिस्पेंसरी लैब्स वगैरह में आपने देखा होगा कि जो डस्टबिन रखे होते हैं उस पर एक ऐसा सिंबल बना होता है, कहीं कहीं ऐसा भी बना होता है। तो ये सिंबल कहलाता है बायो हजार्ड सिंबल। बायो हजार्ड क्या, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसमें बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो इन्वायरमेंट या ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं, हजार्डियस हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा सिंबल बना रहता है कि ये बायो हजार्ड मटेरियल है। इसको कैसे हैंडल करना है वो हमने पीछे रूल्स देख लिए, तो इसको बायो हजार्डियस सिंबल बोलते हैं। ये होता है साइटोटॉक्सिक हजार्डियस सिंबल। साइटोटॉक्सिक ऐसे कुछ मेडिसिन होती हैं जो सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं। तो आपने कैंसर में देखा होगा कि सेल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए ही साइटोटॉक्सिक मेडिसिन दी जाती हैं जो जिसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी दवाएं जिसमें डिस्कार्ड की जाती हैं उस पर साइटोटॉक्सिक वाला ये वाला सिंबल बना रहता है ऐसे डस्टबिन पे। जैसे कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसे सिंबल बने रहते हैं डस्टबिन पे। कुछ जगहों पे ब्लैक कलर का बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है एक्सपायर्ड मेडिसिन का, हमने पढ़ा था येलो वाले में, लेकिन कहीं कहीं पे एक ब्लैक कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है डिस्कार्डेड मेडिसिन को डालने के लिए। और कौन से कन्वेंशन है जो बायोमेडिकल वेस्ट को कवर करते हैं? हमारे यहाँ पे एक बेसल कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो बायो हजार्डियस वेस्ट पे तो बायो हजार्डियस को भी कवर करता है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो पीओपी के लिए, पीओपी मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जो इन्वायरमेंट में एक बार आ जाने के बाद बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, तो वो लंबे समय तक बने रहते हैं जो काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं वाइल्ड लाइफ, मैराइन लाइफ या फिर ह्यूमन लाइफ के लिए। तो ऐसे सब चीज़ों को पीओपी के अंतर्गत कवर किया जाता है, जैसे कि डीडीटी हो गई या फिर हेप्टाक्लोर हो गई, ये इंसेक्टिसाइड होते हैं, तो ये आते हैं पीओपी के तहत। अगला है मिनमाता कन्वेंशन जो मरकरी के लिए है, हमने इसको पिछली भी क्लास में देख चुके हैं, जो कि जैसे कि क्लिनिक्स में थर्मामीटर इस्तेमाल होते थे या फिर बीपी मशीन जिनमें मरकरी का इस्तेमाल होता है, तो ये सब चीज़ों को कवर करता है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। हम जब हजार्डियस वेस्ट पढ़ेंगे उसमें बेसल, स्टॉकहोम और रॉटरडम के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल भी 2016 के इशू किए हुए हैं। किसके द्वारा? MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किसके अंतर्गत? वही एक्ट है हमारा EPA 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत इशू किए गए। ये 2 बार अमेंड भी हो चुके हैं, 2021 में और 22 में। क्या अमेंडमेंट किया गया है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं हम लोग कि कुछ फैक्ट्स क्या है, प्लास्टिक कितना प्रोड्यूस होता है, कैसे क्या है। तो इस बार 28 जुलाई 2023 को हम लोगों ने एक डे ऑब्जर्व किया जिसको बोलते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे। मतलब कि हमने 28 जुलाई तक ही इतनी प्लास्टिक प्रोड्यूस कर ली थी जितनी हमारी कैपेसिटी है रिसाइकिल मैनेज करने की प्लास्टिक की, उतनी हमने 28 जुलाई तक प्रोड्यूस कर ली थी। इसके बाद जो 28 जुलाई से 31 दिसंबर तक प्रोड्यूस करेंगे वो सारी की सारी वेस्ट के रूप में जाएगी, ऐसे लैंडफिल साइट्स पे, रिवर्स, लेक्स या ओशियन में जाएगी प्लास्टिक। तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे। जिस दिन तक हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, जितनी रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, वही डे हमारा कहलाता है प्लास्टिक ओवरशूट डे, जो इस साल 2023 में 28 जुलाई को ही आ गया। ये फर्स्ट टाइम इस बार ऑब्जर्व किया गया। उससे पहले हम लोग अर्थ ओवरशूट डे ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या होता है हम इकोलॉजी की क्लास में देखेंगे। इस साल 2 अगस्त 2023 वाला 2 अगस्त को हुआ था अर्थ ओवरशूट डे। पर पर्सन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आइसलैंड इस्तेमाल करता है प्लास्टिक। यहाँ पे लगभग 128.9 किलोग्राम पर पर्सन प्लास्टिक इस्तेमाल की जाती है। वहीं अगर इंडिया में देखा जाए तो सिर्फ 5.3 किलोग्राम पर पर्सन प्लास्टिक इस्तेमाल होती है, और एवरेज जो ग्लोबल एवरेज है वो लगभग 21 किलोग्राम के करीब है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम एक तो कम तो इस्तेमाल तो बहुत कम करते हैं, 5.3 kg पर पर्सन इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ पे प्लास्टिक,
लेकिन हमारे यहाँ पे रिसाइकलिंग कैपेसिटी बहुत कम है, हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट की कैपेसिटी बहुत कम है, जो हम एक हफ्ते में ही इतनी प्लास्टिक प्रोड्यूस कर लेते हैं जो पूरे साल हम लोग रिसाइकिल करते हैं। इसके बाद से दिसंबर तक प्लास्टिक प्रोड्यूस होती है, वो सिर्फ वेस्ट के रूप में लैंडफिल साइट्स पे, लेक्स, रिवर्स या फिर ओशियन में जाती है। इसको हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो प्लास्टिक ओवरशूट डे है वो जनवरी 6 को ही आ जाता है। तो हमारे यहाँ सिर्फ 1.5% की ही कैपेसिटी है जो हम लोग रिसाइकिल कर पाते हैं प्लास्टिक, सिर्फ 1.5% की कैपेसिटी है। हमारे यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 20 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक इस्तेमाल होती है, जिसमें से 8.6 मिलियन टन लगभग 43% जो है सिंगल यूज प्लास्टिक होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है, जैसे कि आप कोई पॉलीथीन बैग में सब्जी वगैरह कुछ ले करके आते हैं, सिर्फ ले करके आया फिर फेंक दी जाती है वो बाहर कूड़े में, या फिर उसमें कूड़ा भर के फेंक देते हैं। या फिर जैसे कि आपने शादी पार्टियों में देखा होगा, प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं, चम्मच होते हैं, ग्लास होते हैं, एक बार इस्तेमाल किया फेंक दिया। मतलब इनकी यूटिलिटी बहुत कम होती है, इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन लिटरिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। अब एक बार आपने इस्तेमाल कुछ सेकंड के लिए किया, फेंक दिया, वो कई सौ सालों तक एनवायरनमेंट में परसिस्ट करता है। तो लिटरिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, यूटिलिटी उसकी बहुत कम होती है। तो सरकार ने इसको बैन कर दिया है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बंद है, उसका इस्तेमाल बैन है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल बनाए गए थे 2021 में, जिसको 12 अगस्त 2021 से नोटिफाई किया गया, जिसके तहत ये कहा गया था कि 30 सितंबर 2021 से के बाद से कोई भी प्लास्टिक ऐसी नहीं बनेगी जो 75 माइक्रोन की थिकनेस से कम की हो। मतलब 75 माइक्रोन की थिकनेस से ज़्यादा की ही प्लास्टिक बनाएंगे, इससे कम की नहीं बनाएंगे। और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन की बनाएंगे, इससे कम की नहीं बनेगी। ये इन्हीं रूल्स के अंतर्गत कहा गया था, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि इससे पतली प्लास्टिक रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कलेक्ट करना, रिसाइकिल करना। तो इसीलिए मतलब 30 सितंबर 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक 75 माइक्रोन की, इसके बाद जो बनेगी वो 120 माइक्रोन से कम की नहीं बनेगी। चाहे कैरी बैग बने, चाहे प्लास्टिक ग्लास बने, जो भी बने 120 माइक्रोन के ऊपर की ही बननी है, जिससे कि रिसाइकलिंग में आसानी रहती है। अब देखते हैं प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स 2016 के जो हैं वो क्या कहते हैं, कि इसमें हर एक की क्या जिम्मेदारी होगी। वेस्ट जनरेटर, लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, प्रोड्यूसर, सबकी क्या जिम्मेदारी होगी वो मेंशन की गई है। तो पहली कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कैरी बैग जो बनेंगे उसमें कोई भी कलर नहीं मिलाया जाएगा। जो मिलाया जाएगा वो सिर्फ वो कलर मिलाए जाएंगे जो इंडियन स्टैंडर्ड इसके तहत मेंशन है। 1981 के तहत जो मेंशन है वही कलर हम लोग मिला करके प्लास्टिक बना सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं बनाएंगे। जो रिसाइकिल प्लास्टिक से होती है उसको हम लोग कभी भी स्टोर, कैरी या डिस्पेंस करने, फूड आइटम के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। रिसाइकिल प्लास्टिक में हम लोग कोई खाने पीने वाली चीज़ें नहीं पैक करेंगे, उसके लिए फ्रेश प्लास्टिक ही होनी चाहिए। लोकल बॉडी जो हैं हमारे यहाँ पे म्यूनसिपाल्टी वगैरह हैं, वो प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल रोड कंस्ट्रक्शन में प्रमोट करेंगी। और लोकल बॉडी अपने यहाँ पे डेवलप करेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि सेग्रीगेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग हो सके। मतलब रिसाइकलिंग की पूरी व्यवस्था करेंगी लोकल बॉडीज अपने यहाँ पे। एक तो रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करेंगी, जिससे कि प्लास्टिक को मैनेज किया जा सके, उसको मैनेजमेंट बेहतर हो सके, इधर उधर लिटरिंग ना हो। ग्राम पंचायत की क्या जिम्मेदारी होगी? ग्राम पंचायत जो है या तो किसी एजेंसी के द्वारा या खुद जो है अपने यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करेंगी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करेंगी। जो वेस्ट जनरेटर है, मतलब हम लोग जैसे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, वो एक तो वो क्या करेंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो मिनिमाइज करेंगे जनरेशन का, कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो बैग लेके जाएं, जिससे कि कम प्लास्टिक बैग इस्तेमाल हो। शादी पार्टी में 5-6 ग्लास में पानी पीने के बजाय एक ही ग्लास का इस्तेमाल करें। तो हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट को, या फिर उसका रीयूज कर सकते हैं।
तो और दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम लोग जैसे कि फेंक दिए इधर उधर, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम हैंडओवर करें कचरा कूड़ा लोकल बॉडीज या फिर कलेक्टर हैं, वेस्ट कलेक्टर हैं, तो सेग्रीगेट करके उनको हैंडओवर करें। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल को अलग और नॉन बायोडिग्रेडेबल या रिसाइकलिंग है उसको अलग। जैसा कि हमने पीछे क्लास 4 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्लास में देखा था, दो तरह के, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर के डस्टबिन, जिसमें एक में बायोडिग्रेडेबल और दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेग्रीगेट करके हैंडओवर करना होता है, जो वेस्ट कलेक्टर होते हैं म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी जो आती है। तो ये है कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आते हैं प्रोड्यूसर, जो जनरेट कर रहा है, पैदा कर रहा है, प्लास्टिक बना रहा है, उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR। मतलब 6 महीने के अंदर रूल इशू होने के अंदर इनकी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू हो जाएगी। क्या है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? जैसे कि कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, अगर प्लास्टिक का वेस्ट, प्लास्टिक की पैकेजिंग कर रही है, प्लास्टिक के सामान बना रही है, या कोई पैकेजिंग कर रही है खाने पीने का आइटम, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो कलेक्ट करेगी, प्रोसेस करेगी, रिसाइकिल या डिस्पोज करेगी जो पैकेजिंग और उसके प्रोडक्ट हैं। वो जैसे कि मान लें मदर डेयरी है, दूध के पैकेट आते हैं उसके प्लास्टिक के, तो मार्केट में बेचने के बाद पैकेज किया, रिटेलर सेल किया, उपभोक्ता खरीद के लाए, कंज्यूमर खरीद के लाए, अब वो इस्तेमाल करके फेंक देगा। तो उसी कंपनी की, अमूल की या मदर डेयरी जिसकी भी है, वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको कलेक्ट करे, प्रोसेस करे, रिसाइकिल करेगी। तो इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या EPR के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होती मल्टी लेयर प्लास्टिक। ये रूल लागू होने के 2 साल बाद, मतलब 2018 से ये भी बैन है। मल्टी लेयर प्लास्टिक क्या होती है? आपने कुछ ऐसे पैकेट्स जरूर देखे होंगे जिसकी बाहर की लेयर कुछ और होती है, अंदर की लेयर कुछ और होती है, बीच से उसको कभी कभी अलग भी कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे रैपर्स आते हैं, टॉफ़ी वगैरह पैकिंग आती थी, छोटे छोटे शैम्पू के पाउच आते थे, तो उसमें 2 तरह की प्लास्टिक लगी होती थी। 2 या 3 तरह की इस्तेमाल करते हैं कि अंदर की तरफ और है, बाहर की तरफ और है, बीच में अलग है, और तीनों प्लास्टिक अलग अलग होती थी। तीनों या दोनों जो भी लगी हैं, तो तीनों अलग अलग तरह की होती थी। अब इसको सीधे रिसाइकिल में आप नहीं भेज सकते क्योंकि अलग अलग टाइप की प्लास्टिक है, तो उसको पहले सेग्रीगेट करो, अलग अलग तीनों लेयर करो, फिर अलग अलग टाइप की प्लास्टिक होगी, उसके हिसाब से उसको रिसाइकिल करो। तो ये बहुत मुश्किल है, मतलब नॉन रिसाइकलेबल हो जाती है एक तरह से मल्टी लेयर प्लास्टिक। तो इसको भी बैन कर दिया गया है। आपने रिसाइकलिंग, जितनी भी रिसाइकिल प्लास्टिक्स होगी उस पर आपने ऐसे कुछ सिंबल जरूर देखे होंगे। इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग का सिंबल, और उसके बीच में एक नंबर लिखा होता है, वो दर्शाता है कि किस टाइप की प्लास्टिक है, जिससे कि रिसाइकलिंग में आसानी हो जाए। पानी की बोतल पे आपने देखा होगा कि ऐसा एक सिंबल बना होता है, उसके बीच में एक नंबर लिखा होता है, इसका मतलब वो PET टाइप की प्लास्टिक है। 2 नंबर लिखा है तो HDPE है, 3 नंबर लिखा है तो PVC टाइप की है, 4 नंबर लिखा है तो LDPE टाइप की है। तो ऐसे नंबर लिखा होता है जिससे कि आसानी हो जाती है कि कैसे रिसाइकिल करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो एकदम कैटेगराइजेशन हो गया, सेग्रीगेशन पहले ही हो गया। सेग्रीगेशन करके जब जाएगी रिसाइकलिंग यूनिट में तो उनको आराम रहेगी कैसे कहाँ किस प्लास्टिक को रखना है। तो ऐसे जैसे कि पेट टाइप की है, इससे पानी की बोतल वगैरह बनती हैं, कप्स वगैरह बनते हैं। HDPE टाइप है जिसमें 2 नंबर लिखा रहता है, उससे मिल्क जग, डिटर्जेंट, शैम्पू की बोतल बनती हैं। PVC की आपने पाइप्स वगैरह देखी होंगी बहुत सारी। LDPE टाइप की होती है, इनसे ब्रेड बैग, पेपर कप, टॉवल, टिश्यू वगैरह बनते हैं। PP टाइप की जो होती है इससे बॉटल, स्ट्रॉ, हैंगर वगैरह बनते हैं। पॉलीस्टरीन टाइप की होती है, इससे हॉट कप्स, CD केसेज वगैरह बनते हैं। और अदर टाइप की प्लास्टिक होती है जिससे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स बनते हैं। तो ये नंबरिंग इसीलिए की जाती है ताकि कैटेगराइजेशन आसान रहे रिसाइकलिंग के टाइम। 2022 में क्या अमेंडमेंट किया गया प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल में? एक तो प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत कहा गया कि हम लोग जो है सिंगल यूज अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई, तो उसको प्रमोट करेंगे, फास्ट ट्रैक करेंगे, जल्दी से जल्दी अल्टरनेटिव लेकर के आएंगे उसके, ताकि फेज आउट किया जा सके, सिंगल यूज प्लास्टिक को
कंडीशंस नोटिफाई की गई कि ईपीआर के तहत क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। इसी के तहत एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट का भी बात कहा गया। जैसे मान लिया कोई कंपनी है, ये अपना ईपीआर नहीं कंप्लीट कर पाती है, दूसरी कंपनी है कंपनी बी जो ज़्यादा कर देती है, जैसे 100 किलो उसने प्रोड्यूस किया था, उसने 200 किलो रिसाइकिल कर लिया है, तो वो अपना एक सर्टिफिकेट बेच देगी इस कंपनी का, इसका भी टारगेट पूरा हो जाएगा, इसका तो पूरे ज़्यादा कर ही चुका था, तो दोनों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बदले में ये कुछ उसको पैसे देगा। तो ये ईपीआर सर्टिफिकेट्स भी इसी रूल्स के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं। जैसा कि देखा होगा हम लोगों ने कि कुछ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जैसे कि फल फ्रूट वगैरह कुछ लकड़ी वगैरह डाल के आए, पड़ी रहे कुछ दिन, तो वो कुछ बैक्टीरिया उसको खा करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन प्लास्टिक पड़ी रहती है बहुत दिनों तक। तो क्या कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जो प्लास्टिक को खा करके ख़त्म कर दे? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है आइडियोनेला सेकेंसिस। ये जो पीईटी टाइप की प्लास्टिक होती है, जो पानी की बोतल जिस आती है पैक होके, तो वो पीईटी टाइप की प्लास्टिक को ये वाला बैक्टीरिया खा करके ख़त्म कर देता है, आइडियोनेला सेकेंसिस नाम का बैक्टीरिया। तो इसकी खोज की थी कोहोई ओडा और प्रोफेसर केंजी मियाटो, क्योटो और कियो यूनिवर्सिटी जापान की हैं, वहाँ के प्रोफेसर से थे दोनों लोग जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो करता क्या है ये प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, ये एक इंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है पेटेज, पेट हाइड्रोलेज। वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है प्लास्टिक को, बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको एज ए कार्बन सोर्स की तरह इस्तेमाल करके उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे बैक्टीरिया। तो ये ख़त्म हो जाती है लगभग 50 से 60 दिन के बीच में, ये रूम टेम्परेचर पे ख़त्म कर देते हैं। प्लास्टिक पेट टाइप के प्लास्टिक का ये एक बैक्टीरिया है। अगला है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं? ऐसी प्लास्टिक जिसका साइज 5 mm या उससे कम हो, ऐसे सारी प्लास्टिक जो है माइक्रोप्लास्टिक कहलाती है। माइक्रोप्लास्टिक की अगर देखा जाए कि दुनिया में हर जगह पहुंच चुकी है माइक्रोप्लास्टिक, कहीं भी कोई भी कोना पृथ्वी का बाकी नहीं रह गया है माइक्रोप्लास्टिक से। देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट पे भी माइक्रोप्लास्टिक है, आर्कटिक स्नो पे भी माइक्रोप्लास्टिक है, यहाँ तक कि फ्रेंच पायरनीज, आइसलैंड ग्लेशियर, दुनिया के सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है मैरियाना ट्रेंच, वहाँ तक भी माइक्रोप्लास्टिक के साथ पाए गए। तो माइक्रोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक जो 5 mm से छोटी हो। ये दो तरह की होती है, एक तो होती है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी क्योंकि ये बनाई ही छोटी 5 mm से छोटी जाती है, तो इसीलिए इसको प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, क्योंकि बनाई ही गई है 5 mm से छोटी। जैसे कि माइक्रोबीट्स इसका एक एग्जाम्पल है। क्या होता है अभी देखते हैं। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक क्या होती है? जैसे कि हम लोग बड़ी प्लास्टिक्स छोड़ देते हैं बहुत दिनों के लिए बाहर एनवायरनमेंट में, तो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। तो अगर वो टुकड़ा 5 mm से छोटा हो गया तो माइक्रोप्लास्टिक की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसे माइक्रोप्लास्टिक को हम लोग सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक बोलेंगे, क्योंकि ये बड़े प्लास्टिक के टुकड़े से टूट के बनी है। माइक्रोबीट्स क्या होते हैं? आपने कभी ना कभी फेस वॉश या टूथपेस्ट में ऐसे दाने दाने से देखे होंगे। ये करते क्या है, एक रफनेस का काम करते हैं। जब आप इसको रब करेंगे फेस पे तो आपकी डेड स्किन्स को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं, डेड स्किन को रिमूव कर देते हैं, जिससे फेस में शाइनिंग आ जाती है। तो इसलिए इस्तेमाल होते थे ये माइक्रोबीट्स। ऐसे टूथपेस्ट में भी होते थे। इनसे होता क्या है, अब इनका नुकसान क्या है माइक्रोप्लास्टिक्स या माइक्रोबीट्स का? जैसे कि आपने इस्तेमाल किया, चाहे फेस वॉश हो, हैंड वॉश हो, टूथपेस्ट हो, इस्तेमाल करेंगे, अब वो जाएगा सीधे वाटर बॉडीज में गटर के द्वारा। उसको क्या मछलियाँ खा लेंगी, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनके साथ कोई मछलियों खाने की चीज़ तैर रही है तो वो सीधे मछली के पेट में चला जाएगा, मछली को आप खा लेंगे। तो मतलब ये हिस्सा हो गया आपकी फूड चेन का, आपके शरीर तक पहुंच गई माइक्रोप्लास्टिक। अब ये माइक्रोप्लास्टिक एक कंटेनर में छोटे से फेस वॉश लेके आते हैं तो लगभग 3,30,000 माइक्रोबीट्स के अराउंड पड़े होते हैं एक छोटे से। तो आपने मुंह धुला या फिर मंजन किया, वो सीधे बेसिन में गया, बेसिन से गया गटर में, गटर से पहुंच गया किसी लेक, ओशियन या रिवर में, वहाँ पे मछलियों ने खाया, मछली को आप पकड़ के ले आए, आप खा गए, तो आपकी
फूड चेन का हिस्सा पहुंच गया, वो फाइनली आपकी बॉडी तक ही पहुंच गया। तो इसको ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है प्लास्टिक आपकी बॉडी में, प्लास्टिक की प्रेजेंस। तो इसीलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक कंप्लीट बैन लगा दिया था ऐसे प्रोडक्ट्स पे 2017 में, जो इम्प्लीमेंट हो गया 2020 से। तो क्या सिर्फ जो मछलियाँ खाते हैं उन्हीं का नुकसान है माइक्रोबीट्स से, बाकी किसी को नहीं है? ऐसा नहीं है। इसके साथ सब्जियों में, फ्रूट्स में भी पाए गए माइक्रो प्लास्टिक के, जो ज़मीन में होते हैं उसके ज़रिए पानी जाता है ऊपर तक, और वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स तक पहुंच जाता है। और इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? रोड बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट है, इसको कलेक्ट करें, उसको क्लीन करें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके सुखा लिया जाए। उसको फिर जो है गर्म वेस्ट को तारकोल के साथ, बिटुमेन के साथ मिला दिया जाए, जो इस्तेमाल होता है रोड में। तो रोड तारकोल के साथ वो प्लास्टिक वेस्ट भी रोड बनाने के काम में आ जाएगा। तो ये है, प्लास्टिक से रोड बना सकते हैं। और भी कई सारे तरीके होते हैं। हर साल अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। उसकी थीम भी रखते हैं कई बार। इस बार जैसे 2023 की थीम ही थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2018 में भी हमने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की थीम रखी थी। तो ये था कुछ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे। अगले क्लास में हम लोग बाकी के जो वेस्ट बचे हैं उनको कवर करेंगे। आप इस क्लास की पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक सिविल नेविगेटर पे को फॉलो करके। थैंक यू वेरी मच।